Variation of inventory AS2. Ind AS2 and AS2 both number is same. Even though this chapter looks simple, but students are not able to answer it in the exam because they not studied the standard properly. Correct? Inventory AS2. The entire chapter is divided in two parts. How to calculate cost of raw material, cost of goods, and how to value them. ये दो चीज आपको आना चाहिए. Of course, while calculating cost, you will suffer a lot of things in between. That's the chapter is that. And then we complete cost, we have valuation. That's all. किसका cost निकालना है? Finished goods का निकालना है. Raw material का निकालना है. WIP का. किसका valuation करना है? Finished goods का, raw material का, WIP का. When stock in trade. What is stock in trade? Stock in trade का मतलब होता है वो goods जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं, बना कर नहीं बेचते. Suppose I am buying this marker and selling, to stock in trade. But I am manufacturing and selling, that is finished goods. तो stock in trade, finished goods, raw material, WIP. इन सब का हमें cost निकालने को आना चाहिए. And then, of course, valuation is the last stage. Now, first of all, the cost of raw material. Act बोलता है cost of raw material is what? Purchase price. Whatever taxes you paid, just bill the side it. And all the expense like transport charge and freight and all, till you bring the inventory to the premises, location. Discount, number one. And second is your refundable taxes should be deducted if it is included. That's cost of raw material. लेकिन एग्जाम में आता है 4 मार्क का और बच्चे कर नहीं पाते. अगर नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो क्या करने का? नॉर्मल लॉस होगा तो आपको यूनिट्स कम करना है, कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा. डिवाइड करो तो पर यूनिट ओवर चार्ज हो जाएगा आपका. करेक्ट? और एबनॉर्मल लॉस होगा, चोरी हो गई मटेरियल की, तो मटेरियल की चोरी हो गई तो जो आपका नॉर्मल लॉस के बाद जो कॉस्ट आता है उसको डिवाइड करके उतना एबनॉर्मल यूनिट्स ले लेने का और तक कॉस्ट में निकाल देने का, फिर पीएनएल में जाएगा वो. यानी नॉर्मल लॉस शुड बी बॉर्न बाय गुड यूनिट्स एंड एबनॉर्मल लॉस शुड बी पीरियड कॉस्ट. व्हाट इज पीरियड कॉस्ट? चार्ज टू पीएनएल. तो एक्ट बोलता है मटेरियल कॉस्ट का वैल्यू, कॉस्ट निकालने के लिए टेक परचेज प्राइस, ऐड टैक्सेस एंड ड्यूटीज. करेक्ट? ऐड ऑल एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट, ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट एंड फ्रेट. दैट्स ऑल. डिडक्ट व्हाट? रिफंडेबल टैक्सेस, वो डिडक्ट कर सकते हैं. एनी ट्रेड डिस्काउंट, हाँ वो डिडक्ट कर सकते हैं. This is cost of raw material. And whatever cost you get, you divide by the number of units. Which units? Total units minus normal loss. उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है आपको? मान लेते हैं तुम्हारा परचेज कॉस्ट 1 लाख रुपया है, टैक्सेस 20,000 रुपया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 10,000 रुपया है, टोटल होगा 1,30,000. समझे आप? इसमें 50% रिफंडेबल टैक्स है आपका, तो 10,000 फिर माइनस करूंगा मैं. तो फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज 1,20,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. करेक्ट? डिवाइडेड बाय, सपोज योर नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10,000 and you expect some 1,000 units to get normal loss. So your normal units are 9,000. This is known as cost per unit of raw material. 1,20,000 upon 9,000. Agreed? 1,20,000 upon 9,000. Purchase price plus taxes plus transport and freight plus refundable taxes plus trade discount divided by number of units. Got it? कितना तो डिवाइड भी करो 1,20,000 upon 9,000. हाँ 13.33
33। सपोज आपके 9000 यूनिट्स में से 200 की चोरी हो गई, एबनॉर्मल लॉस, और आपका कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल 5000 यूनिट, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बोले मेरे को? क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट? यानी 9000 में से 5200 या 500 रुपये 500 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो 5500, 3500 आप लोग यहां लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। यू टू रिकनसाइल द नंबर ऑफ यूनिट्स नेट आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक। ये प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। साल भर आपने मटेरियल साल भर खरीदा तो साल भर तक कंज्यूम हुआ, साल भर इतनी चोरी होगी, साल भर रह गया आप इतना, आपका स्टॉक ये है यार, ये सब नहीं, ये सब चला गया ना, सब गॉन, कंज्यूम्ड, देयर इज नो रॉ मटेरियल नाउ, रॉ मटेरियल इतना ही पड़ा हुआ है आपके। All these are valued at 13.33, 13.33, 13.33. This will go to P&L account, this will go to next production account, this will go to your balance sheet. Correct? Any sums of raw material you can solve by this formula. You will get correct answer. कभी कभी सम में नॉर्मल लॉस नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, कभी कभी नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल नहीं होता है, कभी दोनों होते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया। अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो 1,20,000 यूनिट्स आएगा, फिर अपोर्शन करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है, तो ये आएगा, बट एबनॉर्मल विल बी 0, एंटायर मटेरियल विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कंज्यूम्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक रॉ मटेरियल का एक कंसाइज थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों। अब हम एक स्टोरी किसके आगे ले जाना है? ये तो चोर ने चोरी कर लिया, ये तो गोडाउन में साल भर के एंड में पड़ा हुआ है। अब ये कंज्यूम की स्टोरी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, कंज्यूम विल बीट फिनिश गुड्स एंड ऑल। करेक्ट? तो कंज्यूम को पकड़ो। नाउ सेकेंड स्टेज इज नॉट WIP बट very important conversion cost. What is conversion cost? You to absorb the conversion cost in this raw material consumed and then make a finished goods. Correct? Now conversion cost can be factory expenses, but there are two conversion costs in the act: variable production overheads and fixed production overheads. अगर आपका conversion cost variable है तो कोई चिंता मत करो, whatever you incurred can be added in the raw material consumed. So आपका raw material consumed है 3,50,000, वेरिएबल है 20,000, 20 और 3,50,000 को आग बंद करके ऐड करो, एवरीथिंग इज प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। बिकॉज वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तुमने जितने यूनिट बनाए होगे फिनिश गुड्स के उतना ही वेरिएबल इनकर होगा, तो प्रोडक्टिव है ना, अनप्रोडक्टिव नहीं है। बट फिक्स ओवरहेड कैन बी अनप्रोडक्टिव आल्सो। जितने यूनिट बनाए होगे उतना आपका यूनिट्स की जितना जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना यूनिट थोड़ी बना होगा आपका, ये फिक्स है, इसका नंबर ऑफ यूनिट से मतलब नहीं है। तो हाउ मच यू विल अब्सॉर्ब इन दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये फुल्ली अब्सॉर्ब करना है, इसमें कोई सोच नहीं है। इफ दैट ओवरहेड्स आर वेरिएबल, एंटायर ओवरहेड्स विल बी अब्सॉर्ब्ड, बट इफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, व्हाट इज फिक्स? यूनिट्स कितने भी हो मेरा ये तो ओवरहेड फिक्स है, लेकिन फैक्ट्री का है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, और ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी। सुनो, ये जितना भी इनकर हुआ आप इसमें ऐड कर सकते टू मेक इट अ फिनिश गुड्स, ये पूरा ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी? साल भर में कितने फिनिश गुड्स बना सकता हूं, कंपेयर विद द एक्चुअल कैपेसिटी लेवल। नाउ based on normal capacity level, what you should do, you calculate absorption rate निकालना पड़ेगा। Absorption rate is nothing but fixed production overheads upon normal capacity level. Fixed production overheads upon normal capacity level. Suppose my fixed overhead is 25,000, normal capacity is 8,000. Yeah, let's say normal fixed overhead is 30 मान लीजिए, लेट्स टेक 30,000,
Yeah, and the normal capacity level is 8,000. Correct? Means on an average my expenditure is 30, but I can produce 8,000 units. So I'll get my absorption rate. कितना आएगा देखो? 8,000 30 को 8 से डिवाइड करो. 3.75. हाँ? 3.7. 3.75. दो पॉसिबिलिटी है. क्या आपका नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल से ज्यादा है, इन एक्चुअल कम है प्रोडक्शन से? क्या आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से? सुनिए, आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कम है नॉर्मल से, क्या एक्चुअल ज्यादा है? अगर एक्चुअल कम है मतलब 8,000 यूनिट बनाना है, यू प्रोड्यूस ओनली 6,000 यूनिट्स. ये एग्जाम में आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेस कैपेसिटी मोर कैपेसिटी. और अगर नॉर्मल कैपेसिटी 8 जा रहे हैं but actually produced, let's say 10,000 units, then what to do? In this case 30,000 जो आपने incur किया, how much will absorb in this? This will fully absorb. This you can't fully absorb. This absorption based on 3.75. तो यहां पर जब absorb करोगे ना, absorb करोगे वो रहेगा 6,000 यूनिट्स, सिर्फ 6,000 into 3.75. Agreed everyone? You will absorb only to the extent the actual units produced by you. कितना आएगा? 22,500. इनकर कितना किया? 30. अब्जॉर्ब कितना किया? प्रोडक्शन अकाउंट में, बाकी पीएनएल में जाएगा. पैसा खर्चा किया 30,000, प्रोडक्शन अकाउंट में जाएगा आपका फिनिश गुड्स में इतना, बाकी पीएनएल में जाएगा. The remaining is under absorption. That is 7,500 will go to P&L. But in this case, when actual production is more than normal, correct? So here, full 30,000 will be absorbed. और absorption नहीं होता है हमारे अकाउंट में. तो आपको यहां ऐसा कुछ नहीं देखना है. Whatever you incur, you absorb it. But here you should calculate the normal capacity level and the absorption rate. Based on the absorption rate, you should absorb the overhead. The remaining is known as under absorption. But you produce more units, then you should absorb everything. Nothing will go to P&L account. I hope you are getting it. This is known as conversion cost. Raw material consumed, raw material का cost निकालने के बाद conversion cost निकालना है. Copy it fast. Now, after incurring this conversion cost, which is divided into parts, variable and fixed. वेरिएबल में अंधाधुनी पूरा ऐड कर दो, बट फिक्स में आपको अब्जॉर्प्शन रेट देखना पड़ेगा. अब्जॉर्प्शन रेट निकाल कर उसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा. ओवर अब्जॉर्प्शन एंड अंडर अब्जॉर्प्शन. Now, can you observe, if I have to calculate my finished goods cost, it is raw material consumed plus variable production overheads plus fixed production which is absorbed under absorbed rate, and any other cost if it is possible. This is a cost of finished goods. Other costs can be ignored. Any other cost which can be incurred for the inventory. This composition of finished goods. ये आपका रॉ मटेरियल, ये आपका वेरिएबल, ये दोनों में जो पॉसिबिलिटी है आपका अब्सॉर्ब हो फिक्स ओवरहेड, एंड दैट बिकम्स योर फिनिश गुड्स. देन अब उस फिनिश गुड्स में भी क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है. गुड्स बिक गया और जो रह गया, दैट इज आउट ऑफ दिस. करेक्ट. नाउ विच कॉस्ट शुड एक्सक्लूड? एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट नहीं लेना चाहिए आप? You should not take any borrowing cost, because borrowing costs are not normally capitalized. We should not take any storage cost. We should not take any selling and distribution.
You should not take any administration expense unless until it has been incurred for the inventory. तो borrowing cost, storage cost, selling and distribution नहीं लेना चाहिए, admin expense नहीं लेना चाहिए, किसी तरह का चोरी नहीं लेनी चाहिए, abnormal losses. ये सब profit and loss में जाएगा, inventory में add नहीं होगा. Points one should remember very well for this chapter. हाँ? Fixed cost इधर तो पूरा absorbed हो गया. हाँ? Fixed cost आया ना आपका? तो लिखा तो इधर fixed production overheads और क्या लिखा? आगे बढ़े. Now can you see your asset is fixed, finished goods are ready. Raw material from here, variable here, fixed overhead here, your finished goods ready, and you can't include this expense in the inventory, that will be excluded. Now when the asset inventory is ready, now you should go for the valuation of inventory, correct? How to value the inventory? Let's see. Valuation of inventory. Inventory. As far as valuation of inventory is concerned, there are two valuations. One for finished goods and WIP, one for raw material. First, finished goods and WIP. How to value it? Let's take a small example, best example, which can cover formulas, sums, everything. Suppose it is WIP. What is the cost of WIP in the book, sir? My cost is 100 rupees. इसको वैल्यू करना है. Finished goods or WIP, anything. You do one thing, calculate NRV. How to calculate NRV? मैं इस अधूरे गुड्स को कल अगर पूरा करूंगा तो कितना खर्चा लगेगा? हाँ, इस अधूरे गुड्स को मैं आज मार्केट में बेचूंगा तो गुड्स कितने में बिकेगा? That is known as estimated selling price in the ordinary course of business. इसको अगर फिनिश गुड्स बनाकर बेचो तो मुझे मिलेगा 150 रुपए. अंडरस्टैंड है प्लीज? वैल्यू कर रहा हूं मैं, तो उसका एस्टिमेट सेलिंग प्राइस निकालूंगा मार्केट में. अच्छा ठीक है, ये गुड्स अभी इनकम्प्लीट है, उसको पूरा करना बाकी है. कितना खर्चा लगेगा? 10 रुपए खर्चा लगेगा. लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द गुड्स. हाउ मच सर? 10 रुपए लगेगा. इसमें से लेस करना है. अच्छा ठीक है, फिर उसको बेचना भी तो पड़ेगा. हाँ, कमीशन लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, सेलिंग एक्सपेंस लगेगा. ऑन एन एवरेज अंदाजा 10 रुपए लगेगा, उसके बिना बिकेगा ही नहीं. एडवर्टाइजमेंट लगेगा, सेलिंग एक्सपेंस लगेगा, तो एक ऑन एन एवरेज 10 रुपए लगेगा खर्चा बेचने के लिए. इसका अगर मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, इसका अब तक का मेरा खर्चा 100 रुपया है, तो वैल्यूएशन करने के वक्त पहला मैं इसको अगर मार्केट में बेचूंगा फिनिश गुड्स बना के, ऐसे हालत में नहीं, अभी ये आधा है, पूरा गुड्स नहीं है, ये 100 रुपया है, लेकिन अगर मार्केट में पूरा बेचूंगा कल को तो कितना मिलेगा? लेकिन अब तक ये कॉस्ट इनकर करना बाकी है, बेचने का मेहनत बाकी है. दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द गुड्स. दिस इज नोन एज NRV. NRV is nothing but estimate selling price in the ordinary course of business. Estimate cost to complete the goods, estimate cost to sell the goods. Of course अगर फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स उसमें एक्सपेंस नहीं आएगा, खाली एक्सपेंस आएगा. Agreed? This means my net recovery is 130 rupees, and this net recovery is NRV. Comparing with 100, whichever is less is 100. Correct? My valuation is 100. This means I have recovered my cost and I should not value my stock. लेकिन अगर NRV घटकर 90 हो जाता है तो my valuation is 90, or in other words I will write off 10 rupees from my 100 rupees. The question of valuation is to recover your inventory. Here you recover the inventory.
the valuation will be whichever is less, that is 100, 130 और 100. Got it? हो गया वैल्यूशन. और क्या, कोई भी सम करो, कोई भी सम करो, 4-10 लाइन का भी, तो मैं चैलेंज करता हूँ यही रहेगा देखना. लेकिन रॉ मटेरियल में ऐसा नहीं करना है. रॉ मटेरियल लंबा समय के बाद गुड्स बिकेगा, फिनिश गुड्स बन के, उसका वैल्यूशन ऐसा नहीं कर सकते आप. मटेरियल का वैल्यूशन अलग तरीके से होता है. रॉ मटेरियल वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए? मैं इंस्टीट्यूट में रिवीजन लेक्चर लेता हूँ, रिवीजन लेक्चर, तो बच्चे लोग रावत की बुक लाते हैं मेरे सामने, रावत की बुक, और वहां पर मैं सारे ऐसे नहीं, सिलेक्टेड पढ़ाता हूँ, डिटेल में लेकिन सिलेक्टेड. डिफर्ड टैक्स, एम्प्लॉय बेनिफिट, 3 घंटा हो जाएगा ना, बुक बंद कर देते. क्या करेंगे? क्रॉस चेक करके. Shall I start raw material valuation? Now, one thing very important, raw material is more important than finished goods. पता नहीं क्यों. इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है raw material valuation. Now, how to value raw material? Can you apply that formula in raw material? No. That is to the near finished goods बन रहा है उसके लिए formula है. WIP के लिए है, finished goods के लिए, stock in trade के लिए, raw material के लिए formula यूज नहीं करने का. raw material के लिए formula अलग है. How to calculate the value of raw material? एक्ट क्या बोलता है? रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है? सर कॉस्ट 13.33 है. दिस इज कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट. उसका कैसे वैल्यूएशन करना है? तो उसकी वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? ये बेचते थोड़ी है हम, बेचते तो वो है. हाँ, ये बेचते नहीं है लेकिन फिर वैल्यूएशन होगा. क्यों सर? कंज्यूम तो होता है ना, तो कंज्यूम होने वाले का वैल्यूएशन का असर इस पर गिरेगा. मतलब एक्ट बोलता है रॉ मटेरियल का हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालो, और एक चीज निकालो, रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालो. व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट बताता हूं. ये तुमने एक जमाने में इन्वेंट्री खरीदा होगा, आज से 6 महीने पहले. साल के एंड में कॉस्ट तो 13.33 रहेगा. अब इंटरेस्ट थोड़ी ऐड करोगे उस पर. तुमने अलग अलग वक्त पे गुड्स खरीदा होगा इन्वेंट्री, तो एवरेज 13.33 आया होगा. लेकिन आज मार्च है, आज इसी इन्वेंट्री को अगर मैं खरीदने जाऊं, वो ट्रांसपोर्ट अभी इनकर हो, वो डिस्काउंट अभी मिले, तो ये मटेरियल का कॉस्ट क्या रहेगा? उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं. आपको 2 चीज निकालना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट 13.33 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट. व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? इफ आई रिप्लेस दिस रॉ मटेरियल टुडे, व्हाट विल द कॉस्ट टुडे? अगर आपका रॉ मटेरियल का हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लेस और मोर, वैल्यूएशन विल बिगिन. इफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मोर और द हिस्टोरिक रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लेस, then what will happen? सुनो, आपका अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ज्यादा है, तो वैल्यूएशन होगा. लॉजिक है लॉजिक है. और एक कंडीशन भी है, लेकिन अटैच कंडीशन, दैट फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल जाने वाला है, दैट शुड बी सोल्ड बिलो कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो रॉ मटेरियल इज ऑलवेज एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. यानी देयर आर 2 कंडीशंस, नॉट 1. इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, if both the condition get satisfied, both, then raw material is valued at replacement cost, else historical cost. एक भी satisfy नहीं होगा तो historical cost.
बोथ कंडीशन क्या है? नंबर वन, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट शुड बी लोअर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एक पहली कंडीशन है. कंडीशन नंबर टू, द फिनिश गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल विल बी incorporated is sold below cost. इसका लॉजिक क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 13.33, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 15 रुपीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 रुपीज प्रॉब्लम अब है. सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुम्हारा मटेरियल का भाव घट गया मार्केट में, तो सर और देखो आपका फिनिश गुड्स लॉस पे बिक रहा है. फिनिश गुड्स लॉस पे बिकने का कारण होता है उसके मटेरियल का वैल्यू घट गया. तो कल जब ये मटेरियल फिनिश गुड्स में जाएगा 13.33, अब फिनिश गुड्स का नुकसान होगा, वो नुकसान आज ही आपको मालूम पड़ रहा है 3.33 की वजह से. हाँ, अगर आपका फिनिश गुड्स प्रॉफिट पे बिक रहा है तो ये जो प्राइस नीचे आया, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेबर कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल. देखो जब फिनिश गुड्स का दाम घट जाता है ना, उसका मटेरियल का दाम भी घट जाता है, तो ही तो घटा. यानी द मटेरियल लॉस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनिश गुड्स, देन इट शुड वैल्यू एट रिप्लेस. इन शॉर्ट, इफ यू डू मग अप both the condition get satisfied, you apply replacement cost here, else keep at historical cost. अगर आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा है तो एक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, यू शुड वैल्यूएट 13.3, करेक्ट. या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है लेकिन फिनिश गुड्स प्रॉफिट भी बिक रहा है, तो भी फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है. याद रहे प्लीज, एक्ट बोलता है इफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट एज वेल एज the finished goods in which the raw material is incorporated sold below cost, then in that case we should value the stock at replacement cost as historical cost.